हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की पढ़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हमने पार्ट 5 जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था और 1-2 क्लासेस में हमने उसकी जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर लिया था। अब आज से हमारा जो पार्ट 6 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका नाम है द स्टेट, यानी कि राज्य की जो सरकार है उसका चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार के बारे में जितने भी है ना अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राज्य की सरकार पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आज से हमारा भाग 6 जो है वो शुरू होगा। हमारे संविधान के भाग 6 के अंदर हमारे राज्य की सरकार के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो भाग 6 से हम आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ में वहाँ पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, आप उसको सिंपली सर्च करोगे। वैसे मैं यहाँ पे लिंक लेकर आती हूँ मेरे चैनल का, लेकिन इस वाली PDF में मैं भूल गई हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, और आप अगर उस पे है ना वो सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मेरा जो चैनल है, मेरा जो ग्रुप है, वहाँ पे ऐसी फोटो लगी हुई है मेरी, तो आप पहचान जाओगे कि ये मैडम ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी उसको ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे हम काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते रहते हैं। काफ़ी सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे शेयर होते रहते हैं। काफ़ी नई नई चीज़ें, आपको नोट्स वगैरह जो है, फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो मिलता रहता है। करंट अफेयर की न्यूज़ वगैरह जो है वो सब आपको वहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आज की क्लास में हमारा शुरू होने वाला है राज्य सरकार के बारे में। हम देखेंगे कि जो हमारी राज्य की सरकार है वो किस तरीके से काम करती है। अब मैंने जब आपको केंद्र की सरकार पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप केंद्र की सरकार को ढंग से पढ़ लेते हो, उसके जो 3 अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, अगर उनको ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो राज्य की सरकार में आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र की सरकार काम करती है, साइमल्टेनियसली राज्य की सरकार भी उसी तरीके से काम करती है। बस नाम जो है वो दोनों के अलग अलग हो जाते हैं कि है ना। अगर आप देखोगे केंद्र में अगर आपके पास में प्रधानमंत्री है तो राज्य में आपके पास में राज्य का कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अगर केंद्र में आपके पास में राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट है, तो राज्य में कौन होगा, आपके पास में गवर्नर होता है यानी कि राज्यपाल होता है। ठीक है, वहाँ पे भी आपके पास में लोकसभा, राज्यसभा है, और आपके पास में राज्य में क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद होती है। ठीक है, तो नाम जो है बस वो अलग अलग है, लेकिन काम करने की जो तरीके हैं, शक्तियाँ, फंक्शंस, पावर्स वगैरह जो है वो सब कुछ एकदम सिमिलर है केंद्र सरकार और राज्य की सरकार का। तो अगर आपने केंद्र की सरकार की सारी वीडियोस बहुत ही डिटेल में अच्छे से कवर करी है, उसके अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो सिर्फ राज्य की सरकार को अगर आप ऊपर से भी पढ़ के जाओगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा इनफैक्ट, अगर आप राज्य की सरकार को दोबारा से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो राज्य की सरकार में हम ज़्यादा क्लासेस नहीं लेंगे। 2-3 क्लास के अंदर आपकी पूरी राज्य की सरकार जो है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मैं सब कंप्लीट करवा दूंगी। जुडिशरी वैसे आपका जो हाई कोर्ट है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है केंद्र की सरकार के साथ में ही। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ 2 ऑर्गन्स पढ़ने हैं, एक तो है एग्जीक्यूटिव, एक है आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आज की क्लास में पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव को, उसके बाद में उसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लेजिस्लेचर देखेंगे और उसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि परिचय। तो परिचय क्या कहता है, परिचय कहता है कि पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। आर्टिकल 153 to 167 इन द पार्ट 6 डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि संविधान का भाग 6 जो है वो राज्यों की सरकार से संबंधित है। भाग 5 किससे संबंधित है, भाग 5 जो है हमारे संविधान का वो हमारी केंद्र की सरकार से संबंधित है। भाग 6 जो है वो आपकी राज्य की सरकार से संबंधित है। ठीक है, भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स आते थे वो आपको मेरे को कॉमेंट करके बताना है। भाग 6 में आपके जो अनुच्छेद हैं वो आते हैं 153 से 167 तक। ठीक है, तो भाग 6 और आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, 153 से 167 तक। ठीक है, अब आपका सबसे पहले जो 153 से 167 जो आर्टिकल नंबर है, इसके अंदर आपका क्या आता है, राज्य के एग्जीक्यूटिव आते हैं, यानी कि आपकी जो कार्यकारिणी जो है, यानी कि राज्य की जो आपकी एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है, सिर्फ वो आता है 153 से 167 तक। ठीक है, अब आपके जो एग्जीक्यूटिव आते हैं राज्य के, उसमें कौन कौन आता है, राज्य के एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, यानी कि जो आपका राज्यपाल होता है वो आता है, चीफ मिनिस्टर आते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट।
सेम टू सेम साइमल्टेनियसली हमने केंद्र में क्या देखा था, केंद्र में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनमें क्या क्या चीजें आती है। यहाँ पे राज्यपाल है तो वहां पे आपका कौन आ जाएगा, वहां पे आपके राष्ट्रपति आ जाएंगे। यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है, तो वहां पे केंद्र में कौन थे, आपके प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे आपके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो वहां पे भी प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, उनकी मंत्रिपरिषद थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में एडवोकेट जनरल है तो वहां पे जो आपकी केंद्र की सरकार है ना, वहां पे आपके पास में अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल केंद्र की सरकार में होते हैं, एडवोकेट जनरल जो है वो आपके राज्य की सरकार में होते हैं। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल होते क्या हैं, बेसिकली ये जो आपकी सरकारें होती है, चाहे वो आपकी राज्य की सरकार हो चाहे वो आपकी केंद्र की सरकार हो, इनको कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे हमने अगर कुछ ना उल्टा फुल्टा काम कर दिया तो हम कोर्ट में जाते हैं हमारे लॉयर को लेकर, ठीक है। तो हम तो हमारे लिए लॉयर को हायर कर सकते हैं, लेकिन जो सरकारें होती है, चाहे वो आपकी केंद्र की सरकार है चाहे वो आपके राज्य की सरकार है, ये ऐसे ही चलते फिरते किसी भी लॉयर को हायर नहीं कर सकती है। हर एक सरकार का अपने पास में एक है ना, बोल सकते हैं पर्सनल लॉयर की तरह काम करते हैं आपके एडवोकेट और अटॉर्नी जनरल। जो आपकी केंद्र की सरकार होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो आपकी यूनियन की जो आपकी गवर्नमेंट होती है, उनके पास में अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो कोर्ट के अंदर अगर कुछ भी मामला हो जाता है सरकार को लेकर, है ना, सरकार को अगर कोर्ट में जाना पड़ता है तो उनको रिप्रेजेंट कौन करते हैं, केंद्र की सरकार को अटॉर्नी जनरल। और इसी तरीके से राज्य की सरकार के पास में भी आपके पास में है ना, राज्य की जो सरकार होती है उनके पास में भी एक लॉयर होता है जिसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट बट अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि क्या बोला है, राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है किंतु नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख भी होता है। यानी कि जो आपका राज्यपाल है वो आपका नाम मात्र प्रमुख होता है, यानी कि सिर्फ आपका नॉमिनल हेड होता है। आपका रियल हेड कौन है, रियल हेड आपके चीफ मिनिस्टर ही होंगे। सेम टू सेम बात मैंने आपको जब है ना भाग 5 पढ़ा रही थी केंद्र की सरकार का, तब भी बताया था कि भाई जो आपके नॉमिनल हेड है वो आपके राष्ट्रपति होते हैं, जो आपके रियल हेड होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो सेम बात है राज्य की सरकार में, जो आपके नाम मात्र के जो आपके है ना हेड होंगे वो कौन है, आपके राज्यपाल है, लेकिन जो रियल हेड है वो कौन होते हैं, आपके मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, गवर्नर। सबसे पहले हम गवर्नर को देखते हैं कि आपके एग्जीक्यूटिव में जो गवर्नर आते हैं उनका क्या काम होता है, क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, क्या क्वालिफिकेशंस है उनकी, इन सबको देखते हैं, ठीक है। अब गवर्नर की पावर्स एंड फंक्शंस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले, कोई भी कथन आपसे घुमा फिरा के पूछ ले कि जो गवर्नर है उनका इलेक्शन जो है वो किस माध्यम से होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है या फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा कि भाई है ना बताओ जो गवर्नर का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो आपको बताना है कि गवर्नर का तो इलेक्शन होता ही नहीं है, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी नियुक्ति होती है बेसिकली, ठीक है। उनका कोई इलेक्शन नहीं होता है, उनकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आपके कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके अलग अलग स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति आपके जो राष्ट्रपति होते हैं जो केंद्र में बैठते हैं वही उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। फिर अब हम अगर क्वालिफिकेशन को देखें कि राज्यपाल की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है कि ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। चाहे आप प्रधानमंत्री का है ना क्वालिफिकेशन ले लो, चाहे आप है ना राष्ट्रपति की योग्यता ले लो, चाहे आप गवर्नर की ले लो, चाहे आप मुख्यमंत्री की योग्यता ले लो, एक योग्यता सब में कॉमन है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप राज्यपाल के रूप में नियुक्त होना चाहते हो तो आप एक तो भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरा आपकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए। तीसरा बोला है कि ही और शी कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज और हर टेन्योर, यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान लाभ का कोई भी कार्यकारी काम आप नहीं कर सकते हो। अगर आप राज्यपाल के पोस्ट पे बैठे हो तो उसके अलावा आप ऐसा कोई भी गवर्नमेंट के अंडर में प्रॉफिटेबल काम नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस है आपके गवर्नर की, आपको पता होना चाहिए। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया था कि जो गवर्नर है उनकी आयु कितनी होती है, तो 32, 35, 34 ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे। अब बच्चे क्या ये छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ये छोटी सी चीज है, ये थोड़ी ना पूछेंगे, लेकिन एग्जाम में छोटी छोटी चीजें ही आपको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, फिर उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वहां पे एक ऑप्शन दे रखा था 35 वर्ष की आयु, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए कि 30 है कि 35 है कि 32 है, कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए गवर्नर की जो एज है वो कितनी होती है, 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे उनका टर्म बताया हुआ है कि जो आपके गवर्नर है उनका टेन्योर बेसिकली कितने टाइम के लिए होता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बट नॉर्मली होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नर की नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए होती है। उनकी जो अवधि होती है गवर्नर की, उनकी पोस्ट की अवधि 5 साल के लिए होती है ना। लेकिन आमतौर पर राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद पर होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब वो गवर्नर को हटा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही गवर्नर की नियुक्ति करी है। तो अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, उनकी मर्जी के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राज्यपाल को हटा भी सकते हैं। तो इसलिए अगर आपसे टेन्योर पूछे, उनकी है ना कार्यकाल पूछे, तो कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उनके प्लेजर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला है उनकी शक्तियां और कार्य क्या क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके गवर्नर होते हैं, जो आपके राज्यपाल होते हैं, उनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर होती है, यानी कि कार्यकारी शक्तियां होती है। लेजिस्लेटिव पावर होती है, यानी कि विधायी शक्तियां होती है। कुछ आपके पास में है ना, उनके पास में फाइनेंशियल पावर्स होती है, यानी कि वित्तीय शक्तियां भी होती है। जुडिशरी पावर और डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, यानी कि है ना न्यायिक शक्तियां और विवेकाधीन शक्तियां भी होती है आपके राज्यपाल के पास में। ठीक है, अभी कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं, इन शक्तियां में बेसिकली उनको कौन कौन सी है ना फंक्शंस करने होते हैं, उसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले है आपकी कार्यकारी शक्तियां, यानी कि आपकी एग्जीक्यूटिव शक्तियां। अगर राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव शक्तियां हैं, यानी कि राज्यपाल के पास में अगर कार्यकारी शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों के अंदर वो क्या क्या कर सकता है उसको समझते हैं। सबसे पहला है सिमिलर टू दैट ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट एट द सेंटर, यानी कि हमने है ना राष्ट्रपति को पढ़ा था सेंटर में, केंद्र की सरकार में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था, प्रेसिडेंट को पढ़ा था, वहां पे हमने उनकी भी शक्तियां करी थी। ये सेम टू सेम सारी शक्तियां थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल, जुडिशरी, है ना। तो जैसे उनकी एग्जीक्यूटिव शक्तियां थी, जैसे आपकी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां थी, वैसे ही सेम टू सेम आपके पास में राज्य के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनकी कार्यकारी शक्तियां होती है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर फॉर्मली अंडरटेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। केंद्र की सरकार में कोई भी काम होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम के अकॉर्डिंग किया जाता है ना। कोई भी साइन होता है तो वो वहां पे साइन जो है वो राष्ट्रपति का ही होता है कि भाई ये चीज पास हो रही है, ये बिल पास हो रहा है, ये एक्ट पास हो रहा है, उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो पास नहीं होगा। वैसे ही राज्य की सरकार में कोई भी आपका फॉर्मल काम होता है, कोई भी आपका औपचारिक काम होता है, तो वो आपके राज्यपाल के नाम के अंदर ही होता है। ठीक है, आगे बोला है अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने की शक्ति जो है वो आपकी कार्यकारी शक्ति के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में क्या आता है, ये मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। उनके अलावा उनके जो अलग अलग मंत्री होते हैं ना, मुख्यमंत्री के अलावा भी काफी सारे अलग अलग मंत्री होते हैं, उनको नियुक्त करने की शक्ति भी किसके पास में है, राज्यपाल के पास में होती है। आगे बोला है कि वो है ना उनके अलावा भी, जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री को नियुक्त करा, बाकी अलग अलग है ना मिनिस्टर्स को नियुक्त करा, उसके अलावा भी वो काफी और नियुक्तियां भी करते हैं। वो किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, चेयरमैन है ना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के जो चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, चेयरमैन की और मेंबर्स की भी नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उनके मेंबर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल हमने अभी देखा था ना, अटॉर्नी जनरल केंद्र में, तो एडवोकेट जनरल आपका राज्य में, तो उसकी नियुक्ति भी कर सकते हैं। जजेस ऑफ द कोर्ट बिलो हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भी उनसे कंसल्ट करके ही की जाती है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था कि उनकी नियुक्ति जो है वो आप है ना, जो भी हाई कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल से कंसल्ट करके ही की जाती है। ठीक है, तो इन सबकी नियुक्तियां जो है वो भी राज्यपाल ही करते हैं। ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर किसी भी राज्य के अंदर इमरजेंसी लगानी होती है तो उसका सुझाव भी राज्यपाल राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये शक्तियां भी उनकी कार्यकारी शक्तियों में ही आती है, यानी कि उनकी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आती है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है एक बार रीड करके बता देती हूँ। अन्य शक्तियां कौन कौन सी होती है, जैसे कि राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्य के महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के है ना, उच्च न्यायालय के जितने भी आपके है ना न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करना, ये सारा काम भी आपका किसका होता है, राज्यपाल का ही होता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति को एक राज्य में आपातकाल लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उनकी विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती है राज्यपाल की, लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी होती है, तो ही कैन समन, प्रोरोग स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समन का मतलब क्या होता है, प्रोरोग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी केंद्र की सरकार में जब
पढ़ाया था तब मैंने आपको समझा दिया था, दोबारा से सेम चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके पहले देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे वो है ना, जैसे लेजिस्लेटिव पावर हमने वहाँ पे राष्ट्रपति की देखी थी, सेम यहाँ पे गवर्नर की आएगी। गवर्नर क्या कर सकते हैं, वह राज्य विधानसभा को बुला सकते हैं, ठीक है, उनको समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं और राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उसको समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, साथ ही साथ उसको भंग भी कर सकते हैं। ये शक्ति किसके पास में होती है, राज्यपाल के पास में होती है, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि he can address the state legislature at the commencement of first session of each general election and at the first session of each year। यानी कि वह प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्य विधायिका को संबोधित कर सकते हैं। यानी कि आपका है ना, जो भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के बाद में जो आपका पहला सत्र जो होता है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर का जो पहला सेशन होता है ना, उसको संबोधित करने का कार्य भी किसका होता है, राज्यपाल का ही होता है। तो ये है ना, लेजिस्लेटिव जो आपकी लेजिस्लेचर जो होती है उसको समन करना, उसको बुलाना, उसको डिसॉल्व करना, उसके पहले सत्र को संबोधित करना, ये सारा कार्य किसका होता है, राज्यपाल का ही होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ही नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। यानी कि वह साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा और सहकारी आंदोलन से राज्य विधान परिषद के सदस्य एक है ना 1/6 वे सदस्य को नामित करते हैं। यानी कि राज्य की जो विधान परिषद होती है, किसी राज्य में अगर आपकी विधान परिषद है तो वहाँ पे 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का जो कार्य है वो भी किसका होता है, गवर्नर का ही होता है, ठीक है। He decide on the question of disqualification of the member of state legislature in consultation with the इलेक्शन कमीशन। यानी कि वह चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते हैं कि भाई अगर कोई भी लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी मेंबर्स अगर बैठे हुए हैं तो उनकी डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी अयोग्यताएं क्या होगी, उसके ऊपर निर्णय लेने का कार्य भी किसका होता है, राज्यपाल का ही होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन। जब राज्य की विधायिका सत्र में नहीं होती है तो वह अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी केंद्र की सरकार में समझाया हुआ है कि अध्यादेश क्या होता है ना, पार्लियामेंट को समन करना, उसको डिसॉल्व करना क्या होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे इन डेप्थ में आपको नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैडम फटाफट जा रही है, तो आपको प्रीवियस क्लासेस को पहले ढंग से देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार आपको रीड करके बता रही हूँ ताकि आपको रिलेट हो सके कि हाँ, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस तरीके से काम करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि है ना, जो आपका ऑर्डिनेंस जो है, राज्यपाल ऑर्डिनेंस को भी जारी कर सकता है। वहाँ पे हमने देखा था केंद्र की सरकार में कि जो राष्ट्रपति है वो भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू अध्यादेश जारी करेंगे, वो आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और कौन से आर्टिकल के तहत गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है, अगर आपके जो भी दोनों हाउसेज है, चाहे वो आपके सेंटर में है चाहे वो आपके स्टेट में है, अगर आपके हाउसेज सेशन में नहीं होते हैं लेकिन उस टाइम पे जरूरत होती है कि हमको कुछ ना कुछ है ना, ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि हमको कुछ है ना लॉ या कोई बिल एक्ट को पास करना है, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति होते हैं आपके केंद्र में या फिर राज्यपाल होते हैं आपके राज्य के अंदर, वो एक ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं, एक अध्यादेश को पास कर सकते हैं कि भाई जो सदन है वो तो अभी सेशन में नहीं है, तो उनके बिहाफ पे हम अभी इस अध्यादेश को जारी कर रहे हैं। बाद में जब दोनों ही हाउसेज आ जाएंगे तो वो आपस में है ना वोटिंग करके इसको पास करेंगे और फिर वो परमानेंट तरीके से बिल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका अध्यादेश, ठीक है। आगे क्या बोला है, व्हेन अ बिल इज सेंट टू गवर्नर आफ्टर इट इज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ही कैन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जब हमने केंद्र की सरकार पढ़ा था, केंद्र की सरकार में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के पास में कोई भी बिल आता है तो राष्ट्रपति के पास में 3 वीटो पावर होती है। उनके नाम क्या है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। 3 वीटो पावर होती है, उन तीनों ही वीटो पावर का यूज कर सकते हैं राष्ट्रपति। वो चाहे तो वो उस जो भी उनके पास में बिल आया है उस बिल को पास कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको वापस है ना रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर पॉकेट में रख सकते हैं। नाम तो वैसे मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन फिर से आप मेरे को तीनों की तीनों जो वीटो पावर है उनके नाम लिख के कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास में ये 3 वीटो पावर होती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर के पास में आप देखोगे तो इनके पास में 3 वीटो पावर तो वो सेम टू सेम है, लेकिन उसके साथ साथ एक अलग से एक्स्ट्रा पावर भी इनको मिलती है। वो एक्स्ट्रा पावर क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको समझना है, ठीक है। अगर कोई भी बिल गवर्नर के पास में आता है, दोनों ही सदन से, भाई मान लो है ना कोई राज्य है, किसी राज्य में 2
2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद दोनों ही है, तो वहां से अगर बिल पास होकर आपके गवर्नर के पास में आता है, या फिर किसी राज्य में 2 सदन नहीं है, 2 सदन सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के अंदर ही है, विधानसभा और विधान परिषद, बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अब किन 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद भी है वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अब है ना, आपके जो सदन होते हैं वहां से बिल पास होके आपके पास में गवर्नर के पास में आ गया। अब गवर्नर के पास में क्या क्या ऑप्शन है, राष्ट्रपति के पास में तो ऑप्शन होते हैं 3 कि वो 3 वीटो पावर का यूज कर सकता है, चाहे उस बिल को पास करे, एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, जो भी करे, है ना। लेकिन राज्यपाल के पास में क्या क्या ऑप्शन है, राज्यपाल के पास में ऑप्शन होता है कि गिव हिज एसेंट टू द बिल, यानी कि बिल को अपनी रजामंदी दे दो कि ठीक है आपने इसको पास करके मेरे पास लेकर आए, मैंने इस पर अपनी सहमति दे दी, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिया, आप इसको पास कर सकते हो। एक तो ये पावर हो गई। दूसरी पावर क्या है, विद होल्ड हिज एसेंट, यानी कि अपना जो सहमति है वो ना देना। पहले में तो या तो जो राज्यपाल है वो अपनी सहमति दे सकता है, दूसरा या फिर राज्यपाल अपनी सहमति नहीं दे सकता है कि भाई नहीं मैं नहीं चाहता इस बिल को पास करना, तो वो नहीं देगा सहमति। ठीक है, तीसरा क्या है, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, उस बिल को वापस से सदन के अंदर भेज दो कि भाई ये चीजें हैं, इसको सुधार करके फिर मेरे पास में भेजना, रिकंसिडरेशन के लिए उसको भेज देना वापस से। ठीक है, ये 3 तो सेम टू सेम है शक्तियां, जो 3 वीटो पावर थी राष्ट्रपति के पास में वही सेम 3 शक्तियां हैं गवर्नर के पास में। लेकिन ये चौथी शक्ति जो है वो गवर्नर के पास में एक्स्ट्रा है, वो क्या है, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो उसको पास करने से पहले राष्ट्रपति के पास में पहुंचाना चाहिए, राष्ट्रपति उसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद में वो फिर इस पे निर्णय लेंगे, तो वो राष्ट्रपति के लिए उस बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं। ये एक स्पेशल शक्ति होती है आपके पास में, गवर्नर के पास में, राज्यपाल के पास में। ठीक है, तो ये चारों शक्तियां होती है राज्यपाल के पास में। अगर इनके पास में कोई भी बिल आता है तो बिल को पास करने से पहले राज्यपाल के पास में ये चारों शक्तियां होती है, चाहे वो उस बिल को पास कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या फिर चौथी कौन सी है, राष्ट्रपति के लिए उस बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं कि राष्ट्रपति उस बिल पर निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये चारों शक्तियां होती है गवर्नर के पास में। यहाँ पे सेम टू सेम बात हिंदी में बताई हुई है। जब एक विधेयक राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के बाद भेजा जाता है तो वह क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि फिर उसके बाद में राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो पहले तो बिल के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, दूसरा बिल के लिए अपनी सहमति को रोक भी सकते हैं, तीसरा राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए बिल को वापस से लौटा सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापस से भेज सकते हैं, चौथा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं कि राष्ट्रपति अपना निर्णय लेंगे इस विधेयक के ऊपर, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ठीक है, तो ये चारों शक्तियां होती है गवर्नर के पास में। ठीक है, अब वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी होती है, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स कौन कौन सी होती है। गवर्नर सीज दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यपाल देखता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया है। ठीक है, जो भी आपकी फाइनल है ना, जो आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके सामने वो प्रेजेंट करने का काम किसका होता है, प्रेजेंट करवाता कौन है, गवर्नर करवाता है। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन करवाता कौन है, गवर्नर ही करवाता है। ठीक है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ है ना गवर्नर। ठीक है, यानी कि धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में केवल उनकी पूर्व अनुशंसा के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि मनी बिल जो है आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसमें मनी बिल जो है वो पास होता है। तो केंद्र की सरकार में मनी बिल कब पास होगा, जब राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन होगा। वैसे ही राज्य की सरकार में मनी बिल कब पास होगा, जब गवर्नर का रिकमेंडेशन होगा, यानी कि बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन के मनी बिल जो है वो पास नहीं हो सकता है। पास नहीं, वो प्रेजेंट नहीं हो सकता है, पास तो बाद में होगा, पहले प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो राज्यपाल के रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल जो है वो प्रेजेंट ही नहीं हो सकता है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है, आपकी है ना विधानमंडल के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी है ना वित्तीय शक्तियां होती है, आपकी फाइनेंशियल पावर्स होती है गवर्नर की। ठीक है, अब आगे और कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर होती है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, यानी कि अनुदान की कोई मांग उनकी सिफारिश के अलावा नहीं की जा सकती है, यानी कि जब राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे तभी ग्रांट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, आगे बोला है ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है हमारे पास में, एक तो होती है फाइनेंस कमीशन, ठीक है, एक हमारे पास में होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन।
ये 2 फाइनेंस कमीशंस की बॉडीज होती है हमारे पास में। एक काम करती है आपके पास में केंद्र के लेवल पे यानी कि यूनियन लेवल पे, एक काम करती है आपके पास में लोकल लेवल के लिए, ये तो काम करती है आपके यूनियन और स्टेट लेवल के लिए, ठीक है। यूनियन से कोई भी आपका फाइनेंस जो है स्टेट में यानी कि राज्यों में ट्रांसफर करना है तो वो चेक करता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। उसका काम होता है फाइनेंस कमीशन का, जो कि केंद्र की सरकार के लिए, राज्य की सरकार के लिए, दोनों के लिए काम करता है। लेकिन हमारे पास में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी भी तो है, लोकल गवर्नमेंट भी तो है, उनके लिए कौन सी कमीशन काम करेगी? वो काम करती है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये कंफ्यूज मत होना कि स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट के लिए काम करती है, नहीं, ये काम करती है लोकल बॉडीज के लिए यानी कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के लिए काम करती है, ठीक है। स्टेट के लिए कौन काम करता है? सिर्फ फाइनेंस कमीशन जो है उसको हम सिंपली फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, जो कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती है, ठीक है। अब जो आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है ना पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए, तो उसके है ना उसको इलेक्ट करने का, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम किसका होता है? राज्यपाल का ही होता है, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम होता है राष्ट्रपति का, तो वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम होता है आपके राज्यपाल का, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि वे पंचायतों और नागरिक और है ना नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी स्टेट वित्त आयोग जो होती है, राज्य की जो वित्त आयोग होती है उसका गठन करने का काम किसका होता है? आपके राज्यपाल का होता है, जो कि हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। आगे आती है आपके पास में न्यायिक शक्तियां यानी कि राज्यपाल की जुडिशियल पावर्स क्या क्या होती है। सबसे पहले बोला है कि गवर्नर कैन पार्डन, रेस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ। अब ये सारे शब्दों का मतलब, पार्डन का मतलब, रेस्पाइट का मतलब, रेमिट का मतलब, सस्पेंड का मतलब और कम्यूट का मतलब, ये जो 5 शब्द हैं इनका मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर, तो यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। वहां से इनका मतलब जो है वो आप देख लेना, ठीक है। हिंदी में क्या बोला है कि राज्यपाल राज्य के कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा या सजा को माफ कर सकता है, राहत दे सकता है, निलंबित कर सकता है या सजा को है ना मतलब या फिर सजा भी दे सकता है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान कोई भी गलत काम करता है तो राज्यपाल के पास में ये शक्तियां हैं कि वो अब है ना उसको पार्डन कर सकते हैं, उसके बिल्कुल जो भी उसने कहना गुनाह किया है उसके जो पनिशमेंट है उसको बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं यानी कि उसका जो पनिशमेंट है उसको थोड़ी सी लाइट पनिशमेंट दे सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं और कम्यूट भी कर सकते हैं। इनका मतलब क्या है वो आपको पहले प्रीवियस क्लास में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ही कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, यानी कि वह मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते। जितनी भी छोटी मोटी बाकी अलग सजाएं होती है ना उनको माफ कर सकते हैं, लेकिन मौत की सजा भाई उनको, अगर किसी को भी डेथ सेंटेंस मिला है कि आपको डेथ सेंटेंस मिला है, आपको फांसी पे ही लटकना पड़ेगा, तो वो माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्या बोला है, ही इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि उन्हें राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते टाइम पे राष्ट्रपति द्वारा परामर्श भी उनको दिया जाता है, यानी कि जब भी किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है ना, तो नियुक्ति करने से पहले कंसल्ट किया जाता है किससे? गवर्नर से, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, ही मेक अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट कोर्ट, विद द हाई कोर्ट, यानी कि वह उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वही करते हैं, यानी कि जो जिला के जो न्यायाधीश होते हैं, जिले के जो आपके है ना जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भी आपके राज्यपाल ही करते हैं। आगे बोला है कि ही ऑल्सो अपॉइंट पर्सन टू जुडिशियल पोस्ट एंड अदर सीनियर ऑफिशियल इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से न्यायिक पदों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नियुक्त करते हैं, यानी कि जितने भी जुडिशियल पर्सन्स होते हैं, जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम भी राज्यपाल का ही होता है, ठीक है। तो ये राज्यपाल हमने देख लिया, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या टेन्योर है, क्या पावर्स हैं, वो सब कुछ हमने देख लिया है। आगे हम चलते हैं मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद क्या होती है उसके बारे में देखते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल, यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर वास्तविक मुख्य जो आपके है ना कार्यकारी जो आपके हेड होते हैं, मुख्य जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके गवर्नर होते हैं वो तो आपके होते हैं नाम मात्र, यानी कि नॉमिनल हेड होते हैं। जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं ना वो आपके होते हैं वास्तविक मुख्य, वास्तविक प्रमुख, यानी कि आपके रियल हेड होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर बाय इनवाइटिंग द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ग्रुप टू द गवर्नमेंट,
ठीक है, यानी कि उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपके जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो आपके राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन नियुक्ति का मतलब क्या है? नियुक्ति से मतलब है कि जो भी आपकी पार्टी होती है, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलते हैं, वो आपस में पार्टी क्या करती है? डिसाइड कर लेती है कि हमारा लीडर जो है वो ये इंसान होना चाहिए। अब फिर राज्यपाल क्या करेंगे? उस इंसान को ही नियुक्त कर देंगे, यानी कि नियुक्ति करेंगे तो राज्यपाल ही, पर वो आते हैं चुनाव जीत कर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से, कि हम वोट देते हैं, जाके वोट देने के बाद में जो भी पार्टी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स को जीतती है, वो पार्टी आपस में ही अपना एक हेड, अपना एक लीडर जो है वो चुनती है कि भाई हमारा लीडर जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में राज्यपाल क्या करेंगे? उस लीडर को बना देंगे क्या? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, सेम आपका काम होता है यूनियन के अंदर, यानी कि आपके केंद्र सरकार में भी जो भी आपके हेड होते हैं, जिसमें आपकी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलते हैं, वो पार्टी क्या करती है? अपना हेड चुनती है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी नियुक्ति जो है वो होती है। इनका टर्म और टेन्योर कितना होता है? इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो अ चीफ मिनिस्टर वंस अपॉइंटेड कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि जो राज्यपाल हैं उनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष के लिए होता है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष के लिए ही होता है, 5 साल की अवधि उनकी होती है। ठीक है, अब उनकी शक्तियां और कार्य क्या होते हैं? तो गवर्नर अपॉइंट दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंड बाय द चीफ मिनिस्टर। हमने देखा कि गवर्नर की ये एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो काफ़ी अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति क्या अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं? नहीं, उनको चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना होता है, यानी कि मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार ही उनको अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति करनी होती है। ठीक है, तो सिफारिश देते कौन है? मुख्यमंत्री साहब देते हैं भाई। आगे क्या बोला है? चीफ मिनिस्टर एलोकेट एंड रीसफल द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर, यानी कि सीएम जो है, जो आपके चीफ मिनिस्टर जो है, वो मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन भी कर सकते हैं और फेर बदलाव भी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग मिनिस्टर, अलग अलग मंत्री को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, तो उसको ही हम पोर्टफोलियो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जो आपकी चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी भी मंत्री को कोई भी पोर्टफोलियो भी दे सकते हैं, या फिर किसी को कोई पोर्टफोलियो दिया है तो वो चाहते हैं कि इसको अदल बदल मिले, तेरे को ये वाला मिले, तेरे को ये वाला मिले, तो अदल बदल भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्री को कोई भी पोर्टफोलियो, यानी कि कोई भी विभाग जो है वो सौंप सकते हैं कि भाई आज से इस विभाग को आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारा काम, ये पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है? चीफ मिनिस्टर का ही होता है। ये इनकी शक्तियों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? चीफ मिनिस्टर कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि सीएम है ना, जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी राय के अंतर के मामले में किसी मंत्री को इस्तीफा देने या राज्यपाल को सलाह देने के लिए भी कह सकते हैं। अगर कोई भी मंत्री को आपके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो अपने विभाग के लिए ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको बोल सकते हैं कि तुमको क्या कर लेना चाहिए, तुमको अब अपना इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए। तो ऐसे भी डिमांड जो है वो चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारी उनकी शक्तियों के अंदर आएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन, यानी कि जो भी आपकी मंत्री परिषद जो होते हैं उसके हेड भी कौन होते हैं? आपके चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। तो मंत्री परिषद की जो भी मीटिंग वगैरह होती है उसको भी कौन प्रिसाइड करेगा? उसको प्रिसाइड करेंगे आपके चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री करेंगे। आगे बोला है कि चीफ मिनिस्टर गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों का निर्देशन करते हैं और उस पर नियंत्रण जो है वो लगाए रखते हैं, यानी कि जितने भी आपके अलग अलग मंत्री होते हैं वो ढंग से काम करें। ठीक है, एक मेमोरेंडम जो है वो मेंटेन करके रखें, है ना, तो वो सारी चीजें देखने का काम भी किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। ठीक है, आगे बोला कि मुख्यमंत्री जो है वो लीडर होते हैं कैबिनेट के। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल के भी हेड होते हैं, यानी कि नेता होते हैं। आगे बोला है कि चीफ मिनिस्टर कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि सीएम कार्यकाल से इस्तीफा देकर मंत्रियों की परिषद के पतन के बारे में बता सकते हैं, यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे देते हैं तो उनके जितने भी मंत्री परिषद में जितने भी लोग होते हैं वो उनकी पूरी मंत्री परिषद ही आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये हमने सेम टू सेम पढ़ा था केंद्र की सरकार में कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे देंगे तो उनकी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ही भंग हो जाएगी। तो वैसे ही केंद्र की सरकार में भी अगर चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी जितनी भी मंत्री परिषद है, जो भी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं
वो भी अपने आप ही उनका पतन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, चीफ मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख चैनल होता है। यानी कि राज्यपाल के बीच में या फिर मंत्रिपरिषद के बीच में कोई भी समन्वय कराना है, कोई भी बातचीत करवानी है, तो उसका जो मेन चैनल जो होता है ना, वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। आगे बोला है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य के राज्यपाल से संवाद करना, राज्य के मामलों है ना, राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी फैसले और कानूनों के प्रस्तावों के बारे में सीएम का कर्तव्य होता है। ठीक है, आगे बोला है कि ही एडवाइज गवर्नर विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, यानी कि वह महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह भी दे सकते हैं। यानी कि राज्यपाल अलग अलग लोगों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन नियुक्ति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं, पहले उनको मुख्यमंत्री से सलाह लेना पड़ता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, चीफ मिनिस्टर एडवाइज गवर्नर विद रिगार्ड टू द समन एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि सीएम राज्यपाल को है ना राज्य विधायिका के सत्रों को बुलाने और है ना पुरस्कृत करने के संबंध में भी सलाह दे सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं सेशंस को, तो कब उनको समन करना चाहिए, कब उनको प्रोरोग करना चाहिए, उसके बारे में सलाह देना का काम किसका होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है। आगे बोला है कि चीफ मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम, यानी कि सीएम किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर ने सिफारिश कर दी राज्यपाल को कि अब आपको विधानसभा को भंग करना है। ठीक है, तो ऐसे कभी भी वो उसको सिफारिश कर सकते हैं। आगे बोला है कि चीफ मिनिस्टर अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह को अनाउंस करते हैं वो चीफ मिनिस्टर के नाम पे ही अनाउंस होती है। ठीक है, तो ये सारी शक्तियां होती है आपकी चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गवर्नर को देख लिया, हमने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को भी देख लिया। अब हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, उसके बाद में आपका जो एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम लेजिस्लेचर को शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राज्य की जो मंत्री परिषद होती है या फिर जो आपकी मंत्रिमंडल होती है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट, यानी कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्रिपरिषद राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण होता है। यानी कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इसके हेड कौन होते हैं, सबसे पहले तो इसके हेड जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर यानी कि आपके मुख्यमंत्री जो होते हैं, सीएम जो होते हैं स्टेट के अंदर, वो इसके हेड होते हैं। आपके अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ पे कौन होते हैं इसके हेड, वहाँ पे आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो राज्य में कौन होंगे, राज्य में आपके मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और फिर यही लोग जो होते हैं वो आपके रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, वो तो आपके राज्यपाल हो गए, गवर्नर हो गए, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, आपके जो राज्य के अंदर जो आपके रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, और उनकी जो मंत्री परिषद यानी कि जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वही रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शन इन द सेम वे एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर, यानी कि राज्यों में मंत्री परिषद का गठन और केंद्र में मंत्री परिषद की तरह ही काम करते हैं। यानी कि राज्य के अंदर जो आपकी मंत्री परिषद होती है, राज्य के अंदर जो आपकी मंत्रिमंडल होती है वो सेम उसी प्रकार से काम करती है जिस तरीके से आपकी जो केंद्र के अंदर जो मंत्री परिषद होती है वो काम करती है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप केंद्र सरकार के जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको ढंग से पढ़ लेते हैं, उनका क्या कार्य है, क्या फंक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज वगैरह क्या है वो समझ में आ जाएगा, तो सेम साइमल्टेनियसली राज्य की सरकार भी उसी तरीके से काम करती है। ठीक है, तो केंद्र की सरकार में आपकी जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, आपकी मंत्री परिषद जो होती है जिस तरीके से काम करती है सेम उसी तरीके से आपके राज्य में जो मंत्री परिषद होते हैं वो भी उसी तरीके से काम करते हैं, उनका गठन भी सेम उसी तरीके से होता है। और राज्य की जो मंत्री परिषद होती है इसका हेड कौन होते हैं, आपके मुख्यमंत्री, आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो कि ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट 2003 के अंदर जो कि हुआ था। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये सेम टू सेम बात हमने केंद्र की सरकार में भी पढ़ी थी। क्या बोला है यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद में सीएम सहित यानी कि मुख्यमंत्री सहित
मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल शक्ति का 15% होती है। और ये जो पॉइंट है ये कब ऐड करा गया था संविधान में, जो आपका 91st वाला संशोधन हुआ था जो कि 2003 के अंदर हुआ था, तब इस जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट को, इस प्रावधान को उस टाइम पे 2003 के अंदर ऐड करा गया था। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि कोई भी राज्य है, उस राज्य की जो मंत्री, उस राज्य की जो आपकी है ना लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, कोई भी राज्य है, उस राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा की जितनी भी कुल संख्या है उसका 15% होती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। सेम टू सेम बात हमने कहाँ पे देखी थी, केंद्र में देखी थी, बस वहाँ पे फर्क क्या था, वहाँ पे हमारे पास में विधानसभा नहीं होती, वहाँ पे हमारे पास में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि लोकसभा की जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होती है, कितनी होती है मैंने आपको बताया था, कॉमेंट करके बताना कि कितनी होती है, देखो तो सही आपको कितना याद है, ठीक है। तो लोकसभा की जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका 15% जो है वो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल लेवल पे यानी कि केंद्र के लेवल पे। सेम उसी प्रकार आपके राज्य के अंदर क्या होती है, विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो यहाँ पे हमने सेंटर में लोकसभा देखा था, तो हम ये राज्य में किसको देखेंगे, विधानसभा को देखेंगे। तो विधानसभा के आपकी जितने भी टोटल नंबर होते हैं, जितने भी आपकी है ना टोटल लोग होते हैं आपकी विधानसभा के अंदर, उसका 15% जो है वो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि 15% ही होना चाहिए आपकी विधानसभा का। उस राज्य की जो विधानसभा है उसमें जितने भी कुल आपके लोग हैं उसका 15% आते हैं आपके किसके अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए जो कि 91st अमेंडमेंट 2003 के तहत इस प्रावधान को लेकर आए थे, ठीक है। आगे क्या बोला है, आर्टिकल नंबर 163 डील्स विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वेयरएज आर्टिकल नंबर 164 deals with the appointment, tenure, responsibility, qualification, salary, oath, allowances of the ministers। यानी कि यहाँ पे आपको दो अनुच्छेद के बारे में बताया हुआ है कि आर्टिकल नंबर 163 और 164 जो है वो किस किस से डील करता है। आर्टिकल नंबर 163 यानी कि जो आपका अनुच्छेद 163 है उसके अंदर आती है मंत्री परिषद की स्थिति से संबंधित है वो आपका अनुच्छेद, ठीक है। और जो आपका अनुच्छेद 164 है वो मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनका कार्यकाल कितना है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनकी योग्यता क्या रहने चाहिए, ठीक है। उनका जो शपथ होता है, जो ओथ लेते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, उनके वेतन के बारे में बताया हुआ है, उनको जो भी भत्ते और जो भी अलावेंसेस मिलते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये सब कुछ कहाँ पे बताया हुआ है, अनुच्छेद 164 के अंदर। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद से जुड़े हुए, आर्टिकल नंबर 163, आर्टिकल नंबर 164 यानी कि अनुच्छेद 163 और एक है आपका अनुच्छेद 164, दोनों ही आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। यानी कि जो आपकी मंत्री परिषद होती है, अब इस पूरी मंत्री परिषद में क्या क्या आते हैं। अब काफ़ी बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारी कैबिनेट होती है वो कैबिनेट और जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या ये एक ही बात होती है क्या। तो ये एक बात नहीं होती है, आपके पास में होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कि जिसकी कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, आपके राज्य की जो विधान सभा है उस सभा में जितने भी लोग हैं उसके कुल 15% जो है वो आपके आते हैं किसके अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी आपके पास में आती है एक कैबिनेट, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपकी कार्यालय होते हैं, अलग अलग जो आपके इंपॉर्टेंट वाले डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड जो हैं वो आपके मिला के और कैबिनेट को बनाते हैं। कैबिनेट के साथ साथ आपके कुछ आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाले, कुछ आते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलग अलग तरीके के लोग जो है वो मिलके पूरा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मिलके पूरी एक मंत्री परिषद बनाते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आपकी जो कैबिनेट है वो आती है और उस कैबिनेट पे कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से मंत्री होते हैं जिनको इंपॉर्टेंट वाले डिपार्टमेंट जो है वो दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो विभाग है आपके, जैसे आपका हेल्थ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो जिस मिनिस्टर को दी जाती है वो आपके कैबिनेट के अंदर आते हैं, ठीक है। बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है लेकिन कुछ तो होती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके मंत्री मिला के आपकी कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है, जहाँ पे हमने देखा गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में, यहाँ पे हमने देखा चीफ मिनिस्टर यानी कि आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके बारे में, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर की जो COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इनकी मंत्री परिषद होती है उसके बारे में भी देख लिया। इनका क्या कार्यकाल रहता है, क्या इनका टेन्योर होता है, क्या इनकी पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज़ होती है, यानी कि इनकी शक्तियाँ क्या होती है, जिम्मेदारियाँ क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने स्टेट के एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंदर देख लिया है। एक पार्ट जो है हमारे आज के लेक्चर का वो फिनिश हो चुका है, ठीक है।
अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है राज्य के विधानमंडल, यानी कि हमारे स्टेट की लेजिस्लेचर। सेंटर में जिस तरीके से हमारे पास में लेजिस्लेचर है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ पे 2 सदन है, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा, वैसे ही सेम टू सेम आपके राज्य के अंदर है। राज्य में भी आपके पास में 2 सदन होते हैं, एक होता है आपके पास में विधानसभा, एक होती है आपके पास में विधान परिषद। लेकिन राज्य में एक पॉइंट याद करने वाली बात यह है कि विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों के पास में नहीं है, यानी कि सभी राज्यों के पास में विधानसभा तो है लेकिन सबके पास में विधान परिषद नहीं है। कुल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसके पास में विधान परिषद है। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं उनके नाम आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कि भाई कौन कौन से राज्य के अंदर विधान परिषद है, लेकिन विधानसभा तो सभी राज्यों के अंदर है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि स्टेट की लेजिस्लेचर जो है वो किस तरीके से काम करती है, विधानसभा किस तरीके से काम करती है, और जिस 6 राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है वो किस तरीके से काम करती है उसको समझते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या बोला है यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 168 टू 212 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो आपका भाग 6 है जिसके अंदर आपका अनुच्छेद 168 से लेकर 212 जो आते हैं उसके अंदर क्या क्या बातें बताई हुई है, तो इसके अंदर आपके बताया हुआ है संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में, विशेष अधिकारों के बारे में, शक्तियों और राज्य मंडल के साथ व्यवहार किस तरीके से होता है उन सब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 168 से लेकर 212 के बीच में, ठीक है। आगे क्या बोला है, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव अ यूनिकैमरल सिस्टम वाइल अदर हैव अ बाइकैमरल सिस्टम, यानी कि राज्य विधानसभाओं में संगठन में एक रूपता नहीं है। अब ऐसा क्यों बोला है कि एक रूपता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ जो राज्य हैं वहाँ पे विधान परिषद भी है, जितने भी राज्य हैं वहाँ पे विधानसभा तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कहना सब जगह 2 हाउस है या सब जगह एक ही सदन है या सब जगह 2 ही सदन है, नहीं। कुछ राज्य 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदन है, उनको छोड़कर, उन 6 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में आपके पास में सिर्फ एक ही सदन आपको देखने को मिलेगा उस राज्य के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि राज्य विधानसभाओं के संगठन में एक रूपता आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहीं पे एक राज्य, कहीं पे आपको एक सदन दिखेगा, कहीं पे आपको दोनों ही सदन देखने को मिलेंगे जिसका नाम है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। आगे चलते हैं, सदनों की संरचना किस प्रकार से होती है, यानी कि कॉम्पोजिशन किस प्रकार से होती है हाउसेस का, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पे 2 सदन होते हैं, दोनों सदन के इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है आपके पास में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 ही राज्यों के अंदर है। और दूसरा सदन क्या है, दूसरा सदन है जो कि आपको सब राज्य में देखने को मिलेगा जिसका नाम है विधान सभा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही नाम आपको पता होने चाहिए कि भाई विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है हमारे राज्य के अंदर, लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 ही राज्यों में है, बाकी सभी राज्यों में विधानसभा है सिर्फ, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक को असेंबली बोलते हैं, एक को काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद जो है, जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है उसकी कंपोजिशन किस तरीके से होती है, यानी कि उसकी संरचना किस प्रकार से होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 40, यानी कि परिषद की अधिकतम ताकत विधानसभा की कुल ताकत का 1/3 और न्यूनतम ताकत जो है वो 40 पर तय की गई है। यानी कि जो आपकी विधानसभा है, 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा जो आपकी है, विधानसभा में जितने भी लोग हैं उसका 1/3 हिस्सा जो है वो आपका मैक्सिमम उतना ही रह सकता है विधान परिषद में, उससे ज़्यादा लोग आप नहीं रख सकते हो विधान परिषद के अंदर। और मिनिमम कितनी बताई हुई है, मिनिमम संख्या बताई हुई है कि मिनिमम कम से कम 40 लोग तो विधान परिषद में होने ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, विधानसभा के 1/3, ठीक है। आगे क्या बोला है, इट मीन्स दैट द साइज ऑफ काउंसिल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि इसका ये अर्थ है कि विधान परिषद की साइज जो है वो विधानसभा से डिपेंड करेगी। विधानसभा में कितने लोग हैं उसका 1/3 हिस्सा जो है मैक्सिमम उतना ही आप रख सकते हो विधान परिषद में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए विधान परिषद में लोग, ठीक है। और मिनिमम कितने होने चाहिए, 40 तो कम से कम लोग होने ही चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है, दिस इज डन टू एंश्योर द प्रीडोमिनेंस ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस इन द लेजिस्लेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि अब इस बात में क्या बताया हुआ है, ये पॉइंट में बताया हुआ है कि यह राज्य के विधान मामलों में सीधे निर्वाचित सदन की
प्रबलता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है भाई? लोग सोचेंगे भाई मैडम ऐसा क्यों कि विधानसभा में जितने लोग हैं उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही आपका विधान परिषद में जा सकता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि विधानसभा तो सब राज्यों के अंदर है, ठीक है, और विधानसभा के जो लोग हैं वो इलेक्ट होकर जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका है ना इलेक्टिव लोगों का जो डोमिनेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहे, ताकि लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ पे ज़्यादा बना रहे। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये जो पॉइंट है इसको ऐड करा गया है कि भाई विधानसभा में जितने लोग होंगे उसके 1/3 हिस्सा ही आपका विधान परिषद में जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है? द मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। विधान परिषद जो है इसके लोग आपके इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन विधानसभा जो है उसके इलेक्शन पूरे डायरेक्ट तरीके से होते हैं, हम खुद जाके वोट करते हैं। तो इसलिए मैंने जो पॉइंट आपको बताया ना कि 1/3 लोग ही होने चाहिए विधानसभा के विधान परिषद के अंदर, वो इसलिए रखा गया है कि भाई विधानसभा जो है उसका जो चुनाव है वो तो प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो प्रत्यक्ष रूप में यानी कि वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारा वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। इसलिए विधानसभा के सिर्फ 1/3 हिस्सा ही आपका विधान परिषद में जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। और विधान परिषद का जो चुनाव है वो किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से होता है, ठीक है। आगे क्या बोला है? ड्यूरेशन क्या है, यानी कि आपका जो विधान परिषद होती है उसका कार्यकाल कितने टाइम तक रह सकता है? तो लाइक द राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर, ठीक है, दैट इज परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। यानी कि जिस तरीके से आपकी है ना राज्यसभा थी केंद्र के लेवल पे, उसी प्रकार से आपकी विधान परिषद होती है आपके राज्य के लेवल पे। राज्यसभा जो है वो आपका परमानेंट हाउस है ना। लोकसभा के जो आपके है ना लोगों का टेन्योर है वो 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है। वैसे ही आपका विधानसभा जो है उसका जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए है उसका कार्यकाल, लेकिन विधान परिषद जो है वो आपका परमानेंट हाउस है, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन परमानेंट हाउस के साथ साथ इसके जो मेंबर्स हैं उसका टेन्योर होता है। मेंबर्स का टेन्योर क्या होता है? 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपिरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, यानी कि हर 2 साल में 1/3 लोग जो है उनका रिटायरमेंट जो है वो होता रहता है। सेम यही पॉइंट मैंने आपको राज्यसभा में भी समझाया था, केंद्र की सरकार पढ़ा रही थी तब, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि राज्य विधान परिषद की अवधि कितनी होती है। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद एक सतत कक्ष यानी कि आपका स्थायी निकाय है, ठीक है, विघटन के अधीन नहीं है। इसका विघटन जो है, इसका डिसोल्यूशन जो है वो नहीं हो सकता है, परंतु इसके सदस्य जो है वो हर 2 साल में 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है? दूसरा हाउस आता है आपका विधानसभा यानी कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया जो हमने देख लिया, दूसरा है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपकी विधानसभा। अब विधानसभा किस तरीके से काम करती है वो देखते हैं। तो विधानसभा काम करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि विधानसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों का चुनाव जो है वो किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप में नहीं होकर प्रत्यक्ष रूप में आपका यहाँ पे इलेक्शन होता है। विधानसभा के जितने भी लोग हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है? इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 500 और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 60 है। यानी कि विधानसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि भाई जो आपकी है ना अधिकतम जितने भी लोग होने चाहिए आपकी विधानसभा में वो कितने रह सकते हैं? 500 रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। और कम से कम कितने रहने चाहिए? न्यूनतम कितने रह सकते हैं? 60 रह सकते हैं, ठीक है। तो विधानसभा और विधान परिषद इसके जो आपके लोग हैं वो कितने रह सकते हैं वो फिर से बता देती हूँ। विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा में आपके मैक्सिमम लोग तो रह सकते हैं 500 से ज़्यादा आपकी विधानसभा में आपको लोग देखने को नहीं मिलेंगे। और न्यूनतम कितने होने चाहिए? मिनिमम कितने होने चाहिए? 60, ठीक है। और विधान परिषद में हमने क्या देखा था? विधान परिषद में हमने देखा था कि विधानसभा में जितने भी लोग हैं, ये तो 500 तो मैक्सिमम बताया हुआ है, भाई 500 से कम भी तो हो ही सकते हैं ना, 400 हो सकते हैं, 450 हो सकते हैं। तो जितने भी लोग आपकी विधानसभा में हैं उसका 1/3 यानी कि उसका 1/3 लोग जो हैं वो मैक्सिमम यानी कि आपके अधिकतम रूप में आपकी विधान परिषद में आ सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम हो सकते हैं 40, ठीक है। तो जितने भी लोग होंगे आपकी विधानसभा में उसका 1/3 हिस्सा ही आपका है ना अधिकतम रूप में जा सकता है विधान परिषद के अंदर, ठीक है। आई होप दोनों ही पॉइंट आपके क्लियर होंगे कि विधानसभा
और विधान परिषद में कितने लोग होते हैं। अगर यहाँ पे 500 लोग हैं तो 500 का 1/3 निकाल लो। अगर यहाँ पे 500 से कम 450 है तो उसका 1/3 निकाल लो। 400 है तो उसका 1/3 निकाल लो। भाई 500 से कम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 60 से कम नहीं होने चाहिए। 500 और 60 के बीच में होने चाहिए, ना 500 से ज्यादा ना 60 से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा मिनिमम नंबर इज फिक्स्ड एट 30 एंड इन केस ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड इट इज 40 एंड 46 रिस्पेक्टिवली। यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो न्यूनतम जो लोगों का जो बताया हुआ है ना नंबर, वो कितना बताया हुआ है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पे कम से कम लोग जो है वो आपके 30 होने चाहिए, क्योंकि ये छोटे राज्य हैं। अब छोटे राज्य में कम से कम आप 60 रखोगे तो वो भी थोड़ा सा ज्यादा नंबर हो जाता है। तो जैसे कि आपका छोटे राज्य है, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे न्यूनतम संख्या जो है आपकी विधानसभा में वो 30 होनी चाहिए। और मिजोरम और नागालैंड के लिए न्यूनतम संख्या बताई हुई है 40 और 46। ठीक है, आगे क्या बोला है, गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। यानी कि पहले ये जो प्रोविजन है वो आपका पहले का प्रोविजन है कि गवर्नर जो है वो आपका एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी इलेक्ट करता था। दिस प्रोविजन हैज बीन डिस्पेंस्ड बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है उसको संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए लगाया है कि पहले ऐसा प्रावधान भी था, आपने पढ़ा होगा कि भाई हम राज्यसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी आपके एंग्लो इंडियंस जो है वो इलेक्ट होकर आते थे। ठीक है, एंग्लो इंडियंस जो है वो आपके इलेक्ट होकर आते थे। लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस होते थे जिसको नॉमिनेट करते थे आपके राष्ट्रपति, और वैसे ही विधानसभा में आपका एक एंग्लो इंडियन होता था जिसको लेकर आते थे आपके गवर्नर। लेकिन ये जो प्रावधान है इसको 2019 में हटा दिया गया है। तो अब ऐसा एंग्लो इंडियन का कोई भी प्रावधान नहीं है आपके संविधान के अंदर, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा बात आपका यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा के अंदर जो न्यूनतम संख्या है आपकी विधानसभा की वो 30 बताई हुई है, और आपकी मिजोरम और नागालैंड में कितनी बताई हुई है, 40 और 46 बताई हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि भी जो राज्यपाल है वो एंग्लो इंडियन समुदाय में से एक इंसान को लेकर आते थे जो कि आपका विधानसभा के अंदर रहता था। लेकिन अब इस प्रावधान को 2019 में जो 104th अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत हटा दिया गया है। ठीक है, आई होप दोनों ही पॉइंट आपके क्लियर होंगे। आगे बोला है आपकी जो राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी अवधि कितनी होती है, यानी कि उसका ड्यूरेशन कितना होता है, टेन्योर कितना होता है। तो विधान परिषद जो होती है आपकी उसका टेन्योर तो परमानेंट हाउस से भाई, लेकिन लोग जो है वो हर 2 साल में 1/3 लोग जो है वो आपके रिटायर होते रहते हैं। लेकिन विधानसभा का टेन्योर जो है वो आपका 5 वर्ष के लिए होता है। ये आपका टेम्पररी हाउस है, परमानेंट हाउस नहीं है, यानी कि ये आपका अस्थायी हाउस है। हर 5 साल में ये डिसॉल्व हो सकता है, और डिसॉल्व यानी कि हर 5 साल में ये डिसॉल्व होता है, हो क्या सकता है, होता है, और नई आपकी विधानसभा जो है वो हर 5 साल में बनती है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही रहता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसकी योग्यता कितनी होती है, क्वालिफिकेशंस कितनी होती है, उसको समझते हैं। तो आपका इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। यानी कि उन्हें उस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या पुष्टि करनी चाहिए। भाई अपने पद को ग्रहण करने से पहले शपथ तो सभी लेते हैं, तो वैसे ही विधानसभा विधान परिषद के जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको अपने पद पे बैठने से पहले शपथ लेनी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ही मस्ट नॉट लेस देन 30 years इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड 25 years इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि विधान परिषद जो है उसके लिए आयु कितनी बताई हुई है, विधान परिषद के लिए आयु है 30 वर्ष, और विधानसभा जो है उसके लिए आयु कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है, सेम टू सेम है आपका लोकसभा राज्यसभा के लिए। लोकसभा में आयु कितनी थी आपकी, 25 वर्ष थी, और राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष थी। वैसे ही यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा के लिए आयु कितनी है, विधानसभा के लिए आयु है आपके पास में 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, इंसान की 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला है, ही मस्ट पजेस अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। यानी कि इसके अलावा पार्लियामेंट ने यानी कि संसद ने कुछ और भी योग्यताएं बताई हुई है, कुछ और भी क्वालिफिकेशंस बताई हुई है, उसकी भी पुष्टि करने वाला इंसान होना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य जो बनेगा उसको बाकी सारी क्वालिफिकेशंस की भी पुष्टि जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये सारी योग्यताएं जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
आगे चलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि राज्य की जो विधानमंडल है उसमें जो अधिकारी जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो स्पीकर होता है ऑफ द असेंबली एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक है। एंड चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम द अमंगस्ट इट्स मेंबर, यानी कि क्या बोला है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है और उसका उपाध्यक्ष भी होता है। जैसे कि लोकसभा में होते थे आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सेम यहाँ पे भी वही होता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। और आपकी जो विधान परिषद होती है वहाँ पे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जो आपके चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, विधान परिषद के, वो चेयरमैन जो है उन अध्यक्ष का चुनाव जो है परिषद द्वारा अपने सदस्यों से ही किया जाता है। जितने भी जो आपके है ना सदस्य हैं वो ही मिलके अपना एक अध्यक्ष जो है, अपना चेयरमैन जो है वो चुनते हैं। वैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसका इलेक्शन किस तरीके से होता है, बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर, ठीक है। यानी कि जितने भी काउंसिल के लोग हैं, जितने भी विधान परिषद के लोग हैं, वो अपने में से ही अपना सभापति और उपसभापति को चुनते हैं, ठीक है। तो विधानसभा में और विधान परिषद में आपके जो अधिकारी हैं वो कौन कौन से होते हैं, विधानसभा में 2 अधिकारी होते हैं, विधान परिषद में 2 अधिकारी होते हैं। सेम आपका केंद्र की सरकार के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे है आपके पास में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जैसे लोकसभा में था। विधान परिषद में है आपके पास में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, जैसे कि राज्यसभा में था। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन वाला फंडा ही नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य के जो विधानमंडल है उसके सत्र जो है वो किस प्रकार से होते हैं। ये सारी चीज़ें सेम टू सेम है, पार्लियामेंट में जिस तरीके से होती है उसी तरीके से राज्य में भी होती है। तो सब चीज़ें वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कुछ अगर नया आया तो उसका एक्सप्लेन कर दूँगी, बाकी जो भी पुराना है वो आपको वहाँ से रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी समनिंग। समनिंग कौन करता है, समन करना, प्रोरोग करना केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, तो राज्य में कौन करेगा, गवर्नर ही करते हैं। अब समन प्रोरोग होता क्या है, मतलब नहीं पता है तो आपको जाकर प्रीवियस वीडियोस के अंदर उसका मतलब देखना पड़ेगा। सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में वहाँ पे इसलिए पहले ही कवर कर लिया था, ठीक है। तो समन करना होता है। उसके बाद में मैक्सिमम गैप जो है 2 सेशन के बीच में वो 6 महीने का होना चाहिए। सेम बात है कि भाई 2 सेशन आपके जो होंगे उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम अब इसको लॉजिक तरीके से देखें तो 1 साल में 12 महीने होते हैं और बोला है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 1 साल में कितने सेशंस हो गए भाई, 2 ही तो सेशन होंगे ना, 6 महीने में पहला और 6 महीने में दूसरा सेशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। फिर समनिंग के साथ साथ एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सीने डाई भी होता है। ये क्या होता है, सेम टू सेम जो मैंने आपको केंद्र में समझाया था वही सेम टॉपिक है ये, ठीक है। और फिर थर्ड है आपका प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसॉल्व जो है वो भी कौन कर सकते हैं, आपकी स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर यानी कि राज्यपाल ही कर सकते हैं। अब आपका जो विधानसभा जो होती है उसका जो आपका विघटन जो है वो कौन कर सकते हैं, राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, विधायिका की जो है ना प्रक्रिया है, विधायी जो प्रक्रिया है वो किस रूप में काम करती है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में कुछ ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी यानी कि कुछ साधारण बिल होते हैं, ठीक है। वो साधारण बिल जो है वो किस रूप में काम करते हैं, वो यानी कि वो किस रूप में पारित होते हैं, इंट्रोड्यूस इन द आइदर ऑफ द हाउस इफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल, यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल जो है वो आपका अगर विधानसभा है तो विधानसभा में ही पास होते हैं, विधानसभा में ही प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ही लोग जो है वो विधानसभा के लोग जो है वो अपना चुनाव करेंगे और उसको पास करके आगे राज्यपाल के पास में, गवर्नर के पास में भेज देते हैं। फिर उनके पास में तो 4 वीटो पावर होती है, जो मैंने आपको इससे पहले जो पहले पार्ट में जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो फिर राज्यपाल जो है वो उन 4 वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एक ही हाउस है यानी कि विधानसभा है सिर्फ और सिर्फ किसी राज्य में, तब तो इस तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर विधानसभा और विधान परिषद किसी राज्य में तो 2 हाउस भी है ना, जैसे कि महाराष्ट्र जो है वहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों ही है, लेकिन राजस्थान जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है। तो जहाँ पे सिर्फ एक ही सदन है और जहाँ पे 2 सदन है वहाँ पे किस तरीके से आपकी विधायी प्रक्रिया जो है वो काम करती है उसको समझना है। जहाँ पे एक ही सदन है वहाँ पे तो उसी सदन में जो आपका बिल है वो प्रेजेंट होगा, वहीं से ही पारित होकर गवर्नर के पास में चला जाएगा। लेकिन जहाँ पे 2 सदन है उसमें से आपका विधानसभा हो गए और एक आपके पास में विधान परिषद हो गई, ठीक है। अब विधानसभा जो है इसके पास में ज्यादा पावर है, विधान परिषद के पास में कम पावर है, ठीक है। तो कोई भी बिल है वो अगर आपका विधानसभा, अगर कोई राज्य है जहाँ पे 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद दोनों ही है, ठीक है। तो अगर किसी बिल को जनरेट किया है विधानसभा ने तो विधानसभा आपस में पास करके उसको भेज देगी विधान परिषद के पास में। तो विधान परिषद के पास में ज्यादा शक्तियाँ यहाँ पे नहीं बताई हुई है। विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, उसको 4 महीने तक सिर्फ डिले करके रख सकता है,
4 महीने के बाद में वो जो बिल है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, चाहे विधान परिषद उसको पास करो चाहे मत करो, ठीक है। लेकिन अब ये सेम प्रोसेस अगर हम रिवर्स करते हैं कि मैडम अगर मान लो विधान परिषद ने कोई बिल को प्रेजेंट किया तो फिर क्या होगा, यानी कि कोई बिल अगर जनरेट किया विधान परिषद ने तो फिर क्या होगा, तो विधान परिषद ने कोई बिल जनरेट किया, आपस में पास करके दूसरे सदन में भेज दिया विधानसभा के अंदर। यहाँ पे विधानसभा के पास में सारी पावर है, यानी कि विधानसभा के पास में सारी शक्तियां हैं, वो चाहे तो उस बिल को पास करेगी, ना चाहे तो उस बिल को पास ही नहीं करेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि विधानसभा भी सिर्फ और सिर्फ 4 महीने तक उसको डिले करके रख सकती है फिर वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, नहीं, विधानसभा के पास में यहाँ पे शक्तियां ज्यादा है राज्य के अंदर विधान परिषद के बजाय, ठीक है। तो अगर कोई भी बिल, कोई भी राज्य है जहाँ पे 2 सदन है और दोनों सदनों में से अगर विधानसभा ने कोई बिल को है ना प्रेजेंट किया है, कोई बिल को इनिशिएट किया है तो विधानसभा से पास हो जाएगा, और विधान परिषद में यानी कि जब दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरा सदन जो है आपका विधान परिषद वो सिर्फ और सिर्फ उसको 4 महीने तक डिले करके रख सकता है अपने पास में। 4 महीने के बाद में वो जो बिल है वो ऑटोमेटिकली पारित हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं दूसरे सदन से पारित हुआ अगर, तो फिर क्या होगा, अगर विधान परिषद से प्रेजेंट हुआ, इनिशिएट हुआ तो फिर क्या होगा, विधान परिषद ने अगर उस बिल को इनिशिएट किया है तो आपस में उसको वो तो पास करके भेज देंगे दूसरे सदन में, लेकिन विधानसभा के पास में यहाँ पे पूरी शक्तियां हैं, वो चाहे तो उस बिल को पास करेगी चाहे तो उस बिल को पास नहीं करेगी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमने देखा था कि राज्य की सरकार जो केंद्र की सरकार है वहां पे अगर डेडलॉक लग जाता है 6 महीने का, दोनों सदन के बीच में जो बिल है वो पास नहीं हो पाता है और डेडलॉक लग जाता है तो क्या होता है, फिर वहां पे आपके पास में जॉइंट मीटिंग करवाते हैं जिसको हम जॉइंट सिटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 6 महीने का डेडलॉक को सुलझाने के लिए जॉइंट मीटिंग होती है दोनों सदन की, कि भाई दोनों आपस में एक साथ में बैठो, मीटिंग करो और डिसाइड करो कि मसला क्या हो रहा है, क्यों पास नहीं हो पा रहा है, फंडा क्या है, ठीक है, इसको क्लियर करो। लेकिन सेम टू सेम राज्य में यानी कि स्टेट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दे रखा है कि अगर दोनों सदन में से पारित नहीं होता है तो डेडलॉक लग जाएगा और जॉइंट सिटिंग होगी। क्यों नहीं है, क्योंकि राज्य के अंदर तो विधानसभा के पास में ज्यादा पावर है ना भाई, किसी अगर कोई राज्य है वहां पे सिर्फ एक ही सदन है विधानसभा, तब तो डेडलॉक लगेगा ही नहीं। विधानसभा चाहेगी तो उस बिल को पारित कर लेगी आपस में, नहीं चाहेगी तो उस बिल को पारित नहीं करेगी, कोई फंडा ही नहीं, फिर तो दोनों के बीच में 2 सदन ही नहीं है तो मतभेद कैसे होंगे। लेकिन ये बात आती है अगर 6 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों ही हैं तो यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद कब होंगे, मतभेद जब होते हैं जब दोनों के ही पास में बराबर शक्तियां हैं, है ना। अगर विधानसभा के पास में ज्यादा शक्तियां हैं, विधान परिषद के पास में कम शक्तियां हैं, तो ऑब्वियसली विधानसभा की ही चलेगी ना, वहां पे विधान परिषद की तो चल ही नहीं सकती है। तो जब विधान परिषद की चलेगी ही नहीं तो फिर डेडलॉक कैसे लगेगा, नहीं लग सकता है। तो इसलिए राज्य के अंदर डेडलॉक लगता ही नहीं है, ठीक है। अब एक तो हमने देख लिया ऑर्डिनरी बिल होते हैं आपके पास में, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है कि विधानसभा विधान परिषद में किस तरीके से बिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। एक आपके पास में ऑर्डिनरी बिल जो है वो पास होते हैं, एक है आपके पास में मनी बिल जो कि आपके अनुच्छेद 199 के अंदर बता रखा है वो पास होते हैं। लेकिन मनी बिल जो है वो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे विधानसभा ही है तब तो सिर्फ विधानसभा में ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन 6 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों ही हैं, तब मनी बिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मनी बिल हमेशा सबसे पहले चाहे 2 सदन हो चाहे एक ही सदन हो, विधानसभा में सबसे पहले प्रेजेंट होगा, फिर विधान परिषद में जाएगा अगर है तो, ठीक है। जैसे ही लोकसभा में होता था मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट होता है, लोकसभा के बाद में फिर वो राज्यसभा में जाता है ना, तो वैसे ही आपके राज्य के अंदर अगर विधान परिषद है तो पहले विधानसभा के अंदर मनी बिल जो है वो प्रेजेंट होगा, वहां से प्रेजेंट होने के बाद में फिर वो विधान परिषद में जाएगा अगर विधान परिषद है उस राज्य के अंदर तो, ठीक है। एक आते हैं आपके पास में फाइनेंशियल बिल जिसका आर्टिकल नंबर दे रखा है 207, ठीक है। तो आई होप ये 3 तरीके के अलग अलग बिल होते हैं जिनमें जो प्रोसीजर जो है पास होने का वो सेम है, मैंने आपको समझा दिया है। बस मनी बिल के अंदर इतना सा याद रखना है कि ये सबसे पहले विधानसभा में प्रेजेंट होते हैं फिर विधान परिषद के अंदर जाते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम है कि भाई विधानसभा के पास में शक्तियां ज्यादा है राज्य के अंदर, विधान परिषद के पास में शक्तियां कम है। विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो वो बिल को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने तक डिले करके रख सकती है, ठीक है। उससे ज्यादा 4 महीने से ज्यादा वो बिल ऑटोमेटिकली फिर पास हो जाएगा, चाहे विधान परिषद उसको पास करो चाहे मत करो। लेकिन अगर विधानसभा के पास में ये शक्तियां आती है तो विधानसभा चाहे उस बिल को पास करे चाहे तो ना करे, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउस इफ इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज एसेंट, इफ अ डेडलॉक बिटवीन बोथ द हाउस अराइजेस देन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है क्योंकि विधान परिषद के पास में ज्यादा शक्तियां नहीं है, विधानसभा के पास में ही ज्यादा शक्तियां हैं, तो चलेगी तो विधानसभा की ही, ठीक है।
तो ये आपका पूरा स्टेट का जो आपका है ना, जो भी आपका ऑर्गन्स काम करते हैं, चाहे वो आपके एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो आपका लेजिस्लेचर है, और जुडिशरी में जो आपका हाई कोर्ट आता है वो तो हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। तो आपकी केंद्र की सरकार, आपके राज्य की सरकार, दोनों ही अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लास्ट में है ना एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों को कवर किया है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेकर आई हूँ चार्ट के थ्रू, उसको समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टेट का एग्जीक्यूटिव देखा। एग्जीक्यूटिव में हमने क्या क्या देखा? एग्जीक्यूटिव में हमने देखा कि हमारे पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 6 के अंदर है ना हमारे जो राज्य सरकार है उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 153 से 167 के अंदर बताया हुआ है। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में हमने गवर्नर के बारे में देखा कि गवर्नर का प्रावधान कहाँ पे दिया हुआ है, कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो टेन्योर है, कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और ये अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको सौंपते हैं? वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। क्यों? भाई राष्ट्रपति ही नियुक्ति कर रहे हैं तो रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। योग्यता क्या है बता ही दिया था, भाई 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बाकी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और कोई भी है ना प्रॉफिटेबल अदर काम नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। इनकी शक्तियाँ वगैरह क्या है वो भी हमने देख लिया है, इनके फंक्शंस क्या है वो सब कुछ हमने देख लिया है, ठीक है। फिर आगे हमने क्या देखा? आगे हमने देखा आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमने गवर्नर देखा जो कि आर्टिकल 153 में है। हमने चीफ मिनिस्टर देखा, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा, और एडवोकेट जनरल अभी मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल अभी तक हमने नहीं करा है। ये तीनों चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली है। जनरल जो गवर्नर है आपका राज्यपाल, वो आर्टिकल नंबर 153 में आता है। फिर चीफ मिनिस्टर देखा जो कि आर्टिकल नंबर 164 में इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया हुआ है, और 163 में आपके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिए रखा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने आगे देखा स्टेट के लेजिस्लेचर के बारे में, जहाँ पे 2 सदन होते हैं। एक तो होता है आपके पास में क्या? एक तो होता है आपके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि एक तो होती है विधानसभा और विधान परिषद। उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, वो सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। फिर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और यहाँ पे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हमने देखा था। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल 164 है, 163 है, 164(1)(a) है, 164(2) है, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो हमने देख लिए थे। अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हो। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो यानी कि मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बेसिकली पढ़ा। एक तो पढ़ा हमने राज्य का एग्जीक्यूटिव के बारे में, एक पढ़ा हमने स्टेट के लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। जुडिशरी हम पहले ही कवर कर चुके थे। तो ये आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज के लेसन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है कि विद रिगार्ड टू रिप्यूजनेसी विद द यूनियन लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्करेंट सब्जेक्ट गवर्नर्स ऑर्डिनेंस विल प्रिवेल नॉट विद स्टैंडिंग रेप्यूजेंसी इफ द ऑर्डिनेंस हैज बीन मेड इन परसुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है? समवर्ती विषयों में समवर्ती विषयों से संबंधित संघ की विधि के विरुद्ध होने के मामले में राज्यपाल का अध्यादेश राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो इस विरुद्धता के बावजूद अभिभावी होगा यदि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है वो आपको बताना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड फॉर एनी स्टेट लेजिस्लेचर विद इन हाउ मेनी डेज ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर अदरवाइज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट विल बिकम वॉइड। यानी कि यदि कोई सांसद जो है वो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद की जो सदस्यता है वो अमान्य हो जाएगी। तो इसका आंसर है 14 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वहां से अपना इस्तीफा जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन। यानी कि राज्य की जो विधान परिषद होती है उसके सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने नहीं जाते हैं। तो कौन चुनता नहीं है? टीचर्स, ग्रेजुएट, इंडस्ट्रियलिस्ट, मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज। कौन नहीं चुनता है? तो जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो आपकी विधान परिषद होती है उसके लोगों को नहीं चुनती है, ठीक है। बाकी टीचर्स भी चुनते हैं, ग्रेजुएट भी चुनते हैं, और जो आपके लोकल बॉडीज होती है आपकी जो पंचायत और म्यूनसिपालिटी वहाँ से भी कुछ लोग जो है वो चुन के जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट चेयरमैन एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राजस्थान विधानसभा कौन थे, यानी कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसके पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है नरोत्तम लाल जोशी और लाल सिंह शेखावत। ये आपके कौन थे, पहले चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन थे। नरोत्तम लाल जोशी जो है वो आपके चेयरमैन थे और लाल सिंह शेखावत जो है वो क्या थे, आपके डेप्यूटी स्पीकर थे। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटें जो है वो सबसे ज्यादा है संख्या के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की सीटें जो है वो इन चारों में से सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, यानी कि सरकार के किस निकाय में लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है। मीडिया के अंदर क्या निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है, लेजिस्लेचर में होता है, जुडिशरी में होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव के अंदर होता है। तो मीडिया में भी आप कुछ इलेक्ट करके थोड़ी ना भेजते हो, आपके जो भी रिपोर्टर होते हैं उनको नहीं, और ना ही जुडिशरी में इलेक्ट करके भेजते हो। तो बचा कौन, आपकी विधानमंडल यानी कि आपका लेजिस्लेचर, यहाँ पे इलेक्ट होकर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि निम्नलिखित में से किसे राज्यों के विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता है। राज्यपाल को, विधानसभा को, विधान परिषद को, या फिर मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री जो है वो आपका लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है। विधानमंडल का हिस्सा आपका राज्यपाल भी होता है, विधानसभा और विधान परिषद भी होता है। ठीक है, राज्यपाल भी होता है, याद रखना। राज्यपाल इनका सदस्य नहीं होता है, परंतु विधानमंडल का हिस्सा जरूर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्या बोला है, मैक्सिमम लिमिट टू द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एन इंडियन स्टेट इज, यानी कि किसी भारतीय राज्य की विधान परिषद की जो कुल सदस्यता की अधिकतम सीमा जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो आपकी विधानसभा होती है, उसके जितने भी सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य जो है वो आपके मैक्सिमम यानी कि अधिकतम रूप से आपकी विधान परिषद के अंदर जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आगे क्या बोला है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू पंचायत लाइज विथ, यानी कि पंचायतों के चुनाव से संबंधित है ना, पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, आपकी पंचायत और म्यूनसिपालिटी के जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। भारत की संसद के पास में है, राज्य की विधानसभा के पास में है, राज्य चुनाव आयोग के पास में है, या फिर जो आपका निर्वाचन आयोग होता है उसके पास में है। तो किसके पास में है, जो आपका विधानसभाएं होती है ना, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसके पास में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि पंचायत में जो आपके इलेक्शन होते हैं उससे जुड़ी हुई शक्तियां किसके पास में होती है। संसद के पास में क्यों होगी भाई, ये तो राज्य की बात हो रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में भी नहीं होती है और ना ही इलेक्शन कमिश्नर के पास में होती है। ठीक है, ये स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है उसके पास में होती है ये शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल बोला है कि गवर्नर टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिसर बाय, यानी कि राज्यपाल किसके द्वारा पद की शपथ जो है वो लेते हैं। राज्यपाल जो है वो शपथ जो है वो किसके द्वारा लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा अपनी ओथ जो है वो राज्यपाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि हु वॉज द सेकेंड गवर्नर ऑफ राजस्थान आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उसके बाद में दूसरा राज्यपाल कौन बना था। सरदार हुकुम सिंह, जोगेंद्र सिंह है ना, और आपका रघुकुल तिलक, या फिर आपका संपूर्ण आनंद। ठीक है, तो संपूर्ण आनंद जो है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्ण आनंद, वो राजस्थान का एकीकरण के बाद में दूसरे राज्यपाल जो है वो बने थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पावर ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर है, जो राज्यपाल होते हैं उनसे संबंधित शक्तियां कौन सी नहीं है। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर, यानी कि राजनयिक और सैन्य शक्तियां, पावर्स टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता जो होते हैं उनको नियुक्त करने की शक्ति नहीं है क्या उनके पास में। दूसरा बोला है समन करना, प्रोरोग करना लेजिस्लेचर को, यानी कि राज्य की जो विधानसभा है उसको स्थगित करना, भंग करना, उसको है ना अधिवेशन बुलाना। और चौथा बोला है आपका पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, यानी कि समाधान प्राप्त करना और है ना दंड जो मिलता है उसमें छूट देना। तो कौन सी शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास में नहीं होती है। तो है ना
जो आपके राजनयिक और सैन्य शक्तियां जो होती है, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री शक्तियां जो होती है, वो राज्यपाल के पास में नहीं होती है, बाकी सारी शक्तियां होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि भाई वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव रिस्पेक्ट कर सकते हैं, है ना, समन प्रोरोग भी कर सकते हैं, और एडवोकेट जनरल को उनकी जो नियुक्ति जो है अधिवक्ता की वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज नॉट करेक्ट, यानी कि राज्यपाल की है ना अध्यादेश निर्माण शक्ति के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है। It is not a discretionary power. Governor may withdraw the ordinance any time. Ordinance power can be exercised when the legislature is not in session, and aid and advice of minister is not required for declaring the ordinance. यानी कि जो राज्यपाल आपका ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, उससे जुड़ी हुई शक्ति कौन सी नहीं है। क्या अध्यादेश जारी करना उनका विवेकाधीन शक्ति नहीं है क्या? ये बात गलत है। उनको जब लगता है कि भाई अध्यादेश जारी होना चाहिए तो वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बोला है कि गवर्नर में विड्रॉ ऑर्डिनेंस एनी टाइम, कि भाई राज्यपाल किसी भी समय अपना जो है ना अध्यादेश जो है वो वापस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तीसरा बोला है कि ऑर्डिनेंस की जो शक्ति है वो कब है ना वो यूज़ करेंगे, जब आपके जो दोनों ही सत्र, जो आपके दोनों ही सदन जो हैं, जब वो सत्र में नहीं होते हैं तब अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है कि अध्यादेश घोषित करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, गवर्नर कोई भी काम करेंगे तो वो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी एड और एडवाइस पे ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, यानी कि ये शक्ति नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, criminal proceeding cannot be initiated in a court against the dash during his term of tenure, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के खिलाफ, किसके खिलाफ, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, इन चारों में से किसके खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। तो जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, जब तक वो उस पोस्ट पे बने हैं तब तक उनके खिलाफ हम कोई भी है ना उनके खिलाफ हम कोई भी कार्यवाही जो है वो शुरू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि गवर्नर जो जिस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर बताया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 155, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि भाई जो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब क्या है, इनका राष्ट्रपति ही है, आपका जो प्रेसिडेंट होता है वही है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे तो राष्ट्रपति नहीं दे रखा है। राष्ट्रपति हिस्सा किसका है, केंद्र की सरकार का ही तो हिस्सा है ना। तो यानी कि केंद्र की सरकार ही आपका जो राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है उसकी नियुक्ति करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे हमने स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट का एग्जीक्यूटिव दोनों ही कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो या फिर कनेक्ट होना चाहते हो तो आप टेलीग्राम से आईडी सर्च कर सकते हो, मेरा जो ग्रुप है उसको सर्च कर सकते हो, बेसिकली हर्षिता मैम की पाठशाला, और उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होने के लिए इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।